नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 होम साइंस चैप्टर 3 और पार्ट भी इसका 3 होने वाला है। तो अभी ऑलरेडी 1 पार्ट और 2 पार्ट हो चुके हैं। चैप्टर का नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य। देखिए ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपको इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको आज खाद्य पिरामिड के बारे में। देखिए खाद्य पिरामिड जो है ये क्या सोच के बनाया गया था वो मैं एक बार समझा देता हूँ कि खाद्य पिरामिड में जो सबसे पहले स्तर पे इसे 5 स्तरों में बांटा गया। पहले तो ये जान लीजिए इसे अलग-अलग 5 स्तरों में बांटा गया और ये पांचों स्तर जो हैं वो एक के बाद एक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला स्तर है, दूसरा स्तर है, ये तीसरा स्तर, फिर चौथा स्तर, फिर पांचवा स्तर। अब इन पांचों स्तर में क्या होता है, मुख्यतः इन पांचों स्तर में क्या होता है, सबसे पहला जो स्तर है उसमें अनाज आता है। देखिए जैसे इंसान की जरूरत होती है इसी को सोचते हुए इस पिरामिड का निर्माण किया गया है। पिरामिड आपको आपको इसके शेप को देख रहे होंगे कि नीचे सबसे ज्यादा लंबा और चौड़ा है ये। इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं एक आम इंसान की, जिसमें आपको अनाज आता है। जिसमें अनाज के बारे में हमने आपको बहुत सारे अनाजों का नाम पिछले वाले वीडियो के पार्ट में बताया था। इसके बाद वेजिटेबल्स, फिर फ्रूट, फिर बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, हरी सब्जियां हैं, फिर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये सारी चीजों का जो उपयोग है, अब कोई ये नहीं कह सकता है कि हम डायरेक्ट जो है ये नट्स और सीड खा के जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकता ना, क्योंकि उसे उसको जीने के लिए ग्रेन्स चाहिए, अनाज चाहिए, इसलिए इसे नंबर 1 में रखा गया। आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन पांचों पार्ट्स को मैं बहुत ही डिटेल्स के साथ अभी समझाने वाला हूँ। ये तो आपको दिखाने के लिए है कि आखिर खाद्य पिरामिड है क्या, फूड पिरामिड किसे कहते हैं। हो सकता है डायग्राम आपसे पूछ ले, तो आप वहां पे इन डायग्राम को बना के ऐसे समझा सकते हैं कि ये है खाद्य पिरामिड। अगला डायग्राम को फिर से एक बार समझ लीजिए, ये है फूड पिरामिड। अब देखिए इसमें क्या है कि ग्रेन्स पहले आते हैं, फिर इसके नेक्स्ट लेवल के आते हैं, मतलब 5 अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। ये सब जो है आपको ये पिरामिड के पार्ट्स ही हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके। तो आपको ये सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे कि आखिर ठीक है, ये सब 5 भागों में बाँट दिया, पिरामिड बना दिया, इंसान के जीवन के ज़रूरतों को समझा दिया। लेकिन इसमें जो पहले नंबर पे है, वो क्या है और कैसे यूज़ होता है? तो सबसे पहले नंबर पे जानने के लिए हम पहले खाद्य पिरामिड को समझ लेते हैं। संतुलित आहार के बारे में हमने पढ़ा है। संतुलित भोजन के संदर्भ में किए गए विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारा भोजन एक तरह से खाद्य पिरामिड के अनुरूप होना चाहिए। ये ऐसे ही कोई हवाबाजी नहीं हो गई, ऐसे ही कोई बात ऐसे ही अपने मन से कुछ नहीं बोल दिया या फिर जिसके बनाया वही कुछ बोल देगा, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, शोध किया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो एक आम इंसान है, जो इंसानी जीवन लोग जीते हैं, उनके लिए जो खाद्य का सामग्री है ना, वो पिरामिड के हिसाब से लीजिए। सबसे नीचे, सबसे ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपको लेना है। कोई भी व्यक्ति हो, वह दिन भर में किसी न किसी प्रकार के भोजन को तो लेता है। आहार की कितनी मात्रा, किस पदार्थ की होनी चाहिए, यही बात आपको पिरामिड समझाता है। अक्सर आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि हमारे जीवन में कम से कम प्रोटीन तो 25% से 30% तक होना चाहिए। भोजन के अंदर 30% प्रोटीन हमको किसी न किसी रूप में लेना है। तो ये सारी चीजें डिसाइड कौन किया? ये सारी चीजें डिसाइड किया साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से बताया, मतलब कि एक्सपेरिमेंट और खोज के माध्यम से बताया कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना भोजन लेना चाहिए। तो इसे ना पिरामिड के माध्यम से समझा जा सकता है, जो पिरामिड मैंने अभी आपको ये 2 इमेज में दिखाया है। अब आपको मैं इन पांचों स्तर के बारे में बताता हूँ कि खाद्य पिरामिड जो है उसका आधार जो है, मतलब पहला स्तर जो आधार बेस जो है उसका, जिसके ऊपर इंसान का जीवन टिका हुआ है, उसके बिना इंसान का जीवन नहीं है। तो देखिए आधार जो है इसी को आप पहला स्तर भी कहेंगे। याद रखिएगा पिरामिड के आधार पर जो अनाज है, ग्रेन्स हैं, उसके उत्पाद शामिल किए जाते हैं, मतलब उसी से जुड़ी हुई चीजें जितनी है वो खाद्य पिरामिड के पहले वर्ग में रखा जाता है, जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन प्राप्ति के लिए प्रचुर मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। हमारे शरीर में ऊर्जा अगर प्राप्त करनी है तो ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन किस में मिलेगा? अनाज में मिलेगा, ताकि मनुष्य का जो पोषण का आधार है वो ठोस तथा मजबूत हो। मतलब एक इंसान जो अपने जीवन के लिए किसी न किसी रूप से पोषक तत्व को ग्रहण करता है वो मजबूत होना चाहिए, और ये सब चीजें इनको ग्रेन्स अर्थात अनाज से प्राप्त होगा।
तथा वह विभिन्न कार्य को करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त कर सके। हर एक इंसान अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के कार्य को करता है। अगर वह कार्य कर रहा है तो इसके लिए उसको क्या चाहिए? उसको ऊर्जा चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, उसको पावर चाहिए, और ये पावर, शक्ति, ऊर्जा उसके द्वारा किए गए भोजन से आएगा। भोजन का ठोस एवं मजबूत आधार एक अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत नींव का काम करता है। अब ठोस का क्या मतलब हो गया कि हार्ड नहीं, एक शैली जो होती है आपका खाने का, आपके खाने का जो तरीका होता है कि प्रतिदिन हमें हरी सब्जी खानी है, हमें दाल खाना है, हमें अंडा खाना है, हमें चिकन खाना है, हमें बटर लेना है, हमें दूध लेना है, हमें हॉर्लिक्स लेना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये ठोस हो गया, मतलब कि एक मजबूत आधार होता है जिससे आपका शरीर ऊर्जावान, मजबूत रहता है। ये पहला स्तर था, और पहले स्तर को हम आधार का स्तर कहते हैं। अब खाद्य पिरामिड का जो दूसरा स्तर है, इसमें क्या है कि पिरामिड के दूसरे स्तर पर जटिल कार्बोहाइड्रेट समूह के खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। देखिए, पिरामिड के पहले स्तर पर हमने सारे अनाज को रखा, दूसरे स्तर पे जाते ही हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चीजों को रखा है, जिसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि फाइबर हमारे शरीर के अंदर, अब हमने तो खाना खा लिया, अनाज ले लिया, तो दूसरा स्तर क्या होगा? उसको पचाने का काम होगा, तो इसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरे स्तर में हमने फाइबर ले लिया। ऐसे भोज्य पदार्थ को हमें ग्रहण करना है, ऐसे खाना को खाना है जिसमें हमें कच्ची सब्जियां, फल, साबुत अनाज, सब्जियां आदि को सम्मिलित करना है, क्योंकि इन सभी चीजों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए खाद्य पिरामिड के दूसरे स्तर पर हमने इन चीजों को रखा है, जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। अब हम आपको खाद्य पिरामिड के तीसरे स्तर के बारे में बता देते हैं। खाद्य पिरामिड के तीसरे स्तर पर प्रोटीन युक्त चीजों को रखा गया। प्रोटीन से लबालब भरा हुआ चीज इसमें है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जंतु और पादप दोनों तरह के स्रोत पाए जाते हैं। देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोगों को कहीं ना कहीं तो इन पिरामिड को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, पिरामिड को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये तीसरा स्तर है, इस खाद्य पिरामिड में क्या रखा गया है? जंतु और पादप दोनों, मतलब जो शाकाहारी है वो पादप से बने चीज, पादप का मतलब पेड़ पौधे होता है, और जंतु का मतलब होता है जो गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, तो ये सारी चीजें जंतु वाले में आ गया। तो जंतु में क्या है? अब इसमें लोग चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, तो ये नॉनवेज वाले आइटम हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो शुद्ध दूध, दही, फल फूल इत्यादियों का भी सेवन करते हैं, वो पादप में आ गया। तो यहाँ पे उत्तकों के निर्माण के लिए हमेशा से आपने 9th क्लास 8th क्लास से पढ़ते आए हैं, उत्तकों के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के बिना हमारे टिश्यू नहीं बनेंगे, हम बीमार होंगे, हमारा शरीर ग्रोथ नहीं होगा, हमारा माइंड ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो तीसरा स्तर है उसमें बिल्कुल और बिल्कुल प्रोटीन को ही संलग्न किया गया है। इसमें आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अब प्रोटीन क्यों चाहिए? जिनसे हमारे हड्डी, बाल, नाखून सभी शामिल होते हैं, सभी को मजबूती प्रदान के लिए प्रोटीन आवश्यक है। जंतु जो होते हैं वो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल वृद्धि करते हैं। प्रोटीन दिन भर के भोजन के मात्रा में 1/4 भाग तो होना ही चाहिए। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि हम दिन भर में जो भी भोजन करते हैं, नेवर माइंड, लेकिन उसमें 25 से 30% प्रोटीन होना ही चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर का ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा, हमारा हार्मोन्स का ग्रोथ नहीं होगा, हम बीमार होंगे, हमारा शारीरिक क्षमता कम होगा, हमारे अंदर की ऊर्जा कम हो जाएगी। तो ये पिरामिड का तीसरा स्तर था। पहला स्तर याद रखिएगा आपको अनाज का है, दूसरा स्तर कार्बोहाइड्रेट का है, और तीसरा स्तर जिसमें बिल्कुल और बिल्कुल आपको प्रोटीन वाली चीज, अगर मान लीजिए आपको पिरामिड बनाने का मौका मिल गया एग्जाम में, तो आप बनाएंगे उन चीजों को पहले स्तर में रखेंगे जिसमें आप अनाज भर देंगे, दूसरे ऐसी चीजों को रखेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट भर देंगे, तीसरे में ऐसी चीजों को रखेंगे जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। अब हम पिरामिड के चौथे स्तर में चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मीट, दूध, दूध से बने हुए उत्पाद को शामिल किया गया। जो चौथा स्तर है पिरामिड का, इसमें मांस, मछली, दूध, दूध से बने उत्पाद, मिठाइयां हो गई, या फिर दही हो गया, या घी हो गया, तो ये सारी चीजों को चौथे स्तर पर संलग्न किया गया है। इन पदार्थों का प्रयोग जो है वो विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए, मतलब मध्यम मात्रा में। बहुत ज्यादा यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आप इससे भी बीमार पड़ जाओगे, और वो भी टॉपिक है आपके आगे के चैप्टर में कि किन चीजों की कमी से आपके शरीर में किशोरों को और किशोरियों को कौन कौन सा रोग होता है, किन चीजों की बढ़ोतरी से कौन कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे आपको अपने विवेक, अब देखिए आप किशोरावस्था में हो तो आपको इतना चीज तो समझ में आता है कि किस चीज का हमें कितने मात्रा में सेवन करना चाहिए।
बताया गया है कि हमें इन सभी चीजों का विवेकपूर्ण ढंग से यूज करना है। आजकल बाजार में स्किम्ड मिल्क मतलब हैं, लो फैट पनीर, पनीर में भी बहुत सारे मिक्स हो गए हैं, लो फैट दही मतलब दूध से क्रीम निकाल दिया और दही जमा दिया तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, हम तो पानी के जैसी चीजों को ले रहे हैं, इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब अधिक फैट जो है वो आपको कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर वसा को भर देता है, फैटी बना देता है। लेकिन यहीं पे अगर आप मतलब कि ऐसी चीजों को ग्रहण करें जिसमें फैट नहीं है, बहुत ज्यादा वसा नहीं है, जो अक्सर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आपको यहाँ पे जैसे दिल्ली जैसे शहरों में टोन्ड वाला दूध मिल जाता है। टोन्ड का मतलब ये है कि उसमें क्रीम नहीं है। तो ये खाद्य पिरामिड का चौथा स्तर था जिसमें दोनों चीजों को शामिल किया। और मीट की अगर बात कर लें तो मीट जो है वो रेड मीट को डॉक्टर भी मना करता है, जैसे बकरे वगैरह के मांस को डॉक्टर कहता है कि मत खाइए। खाना है तो चिकन खाइए क्योंकि लो फैटी होता है और बहुत ही आसानी से इंसान के शरीर के अंदर पच जाता है। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अपने विवेक के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से। हम बात कर लेते हैं खाद्य पिरामिड का पांचवा स्तर क्या कहता है। तो देखिए इस समूह के आहार में रेड मीट मतलब कि लाल मांस जो बड़े बड़े जानवरों का होता है जिसमें बकरा वगैरह आ जाता है, संतृप्त वसा हो गया, प्रसंस्कृत अनाज हो गया, चीनी, नमक आदि को सम्मिलित किया गया। जो पांचवा स्तर है आप समझ लीजिए, पांचवा स्तर सबसे ऊपर है, मतलब इन चीजों का उपयोग बिल्कुल ना के बराबर करना है, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया है। ये जो हमारा पिरामिड बनाने का मतलब यही था कि जिस स्टेप से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उन चीजों का उपयोग उतना हमें कम करना है। तो ये पांचवा और लास्ट ये क्या कहता है कि रेड मीट, वसा वाली चीजें, ऐसे अनाज जो मैदा वगैरह से बनता हो, चीनी की अधिक मात्रा नहीं, नमक की अधिक मात्रा नहीं, तो ये सारी चीजों का उपयोग बिल्कुल लो लिमिट में करना है। प्रमुख के आहार का अधिक उपयोग मनुष्य को नहीं करना चाहिए, रेड मीट इत्यादि नहीं खाना चाहिए, चीनी स्टार्च वाले भोजन को नहीं खाना चाहिए, मैदा से बनी वाली चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें लेकिन आजकल फैशन बन गया है, ये बच्चों के अंदर ये सारी चीजें फैशन बन गया। बहुत सारे बच्चे पिज्जा खाना पसंद करते हैं, मोमोज खाना पसंद करते हैं, मैगी खाना, सॉरी मैगी को नहीं, वो और नूडल्स वगैरह आते हैं उसका नाम लिया जा सकता है इसमें। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए खतरनाक है, इसीलिए इसे पिरामिड के पांचवें स्तर पर रखा गया है। एक और वीवीआई पॉइंट है आपके लिए, शाकाहारी आहार मार्गदर्शिका क्या है। तो देखिए ऐसा आहार जो केवल वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि आपको खाद्यान्न, सब्जी, फल, बीजों से बना हुआ, सूखे मेवे इत्यादियों को सम्मिलित किया गया है। तो शाकाहारी आहार यही सब होता है। शाकाहारी आहार में आपको उन्हीं चीजों को संलग्न किया गया है जो बिल्कुल शुद्ध है, जो आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जड़ी बूटियों से प्राप्त होता है, बीजों से प्राप्त होता है। इसमें आपको मांसाहारी चीजें किसी को भी सम्मिलित नहीं करना है, यही हमारा शाकाहारी आहार कहलाता है। हालांकि कुछ शाकाहारी आहार ऐसे भी हैं जिसमें अंडा और दूध से बनी वस्तुएं अथवा दोनों को शामिल किया जाता है। अभी के समय में कुछ शाकाहारी आहार ऐसे भी हैं जिसमें लोग अंडा को शामिल करते हैं, दूध से बनी चीजों को शामिल करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं शाकाहारी हूं लेकिन वो अंडा खाते हैं। अब केक वगैरह भी में भी अंडे वगैरह होते हैं, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से तो हम उसका उपयोग करते ही। शाकाहारी आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों जैसे में दाल, सब्जियां, फल, तिलहन आदि सही चुनाव उपयुक्त मात्रा में संतुलित आहार के माध्यम से तैयार किया जाता है। मुख्यतः इसमें आपको दाल खाना है, हरी सब्जी खाना है, फल फूल खाना है, तिलहन पौधों चीजों को खाना है। तो यही सारी चीजें हैं जो शाकाहारी में आता है। दूध दही भी आएगा, पनीर आएगा, ये सारी चीजें हैं। विभिन्न खाद्य वर्गों एवं खाद्य पिरामिड के मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करके शाकाहारी आहार को पूर्ण रूप से संतुलित आहार बनाया जा सकता है। अर्थात यहाँ पे समझ लीजिए जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए भी संतुलित आहार उतना ही आवश्यक है जितना मांसाहारी लोगों के लिए। तो ये अपने भोजन में दूध, दही, दाल, हरी सब्जी, फल फूल इत्यादि को सेवन करके अपने खाने को, डाइट को संतुलित बैलेंस फूड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट है जो आप समझ लीजिए, जैसे शाकाहारी लोग जो है वो मांस के विकल्प के रूप में, मतलब मांस ना खा करके फली, बीज, सूखे मेवे इत्यादि या फिर अंडे वगैरह का भी चयन कर सकते हैं, जिसमें वो क्या आता है, फल फूल हो गया, कुछ सब्जियां हो गई, मेवे हो गए जो दूध से बनी चीजें होती है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है फली और कम से कम एक हरी पत्तेदार सब्जी उतना लौह तत्व प्रदान करते हैं जितना सामान्यतः मांस द्वारा प्राप्त होता है। जो मांसाहारी लोग हैं वो तो मांस खा लेते हैं तो उनको लोहा, प्रोटीन, वसा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जैसे कि पालक हो गया, तो उसमें उनको उतना ही लोहा अर्थात आयरन प्राप्त हो जाता है जितना एक मांसाहारी व्यक्ति को मांस खाने से प्राप्त है। जो शाकाहारी लोग जो होते हैं जो गाय का दूध नहीं पीते,
सारे ऐसे शाकाहारी लोग हैं जो गाय का दूध नहीं पीते हैं, वो सोया दूध का उपयोग करते हैं, सोयाबीन से बने हुए दूध का उपयोग करते हैं जो सोयाबीन से ही बना होता है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12 से युक्त अधिक पौष्टिक तत्व इससे बनाया जा सकता है। जो लोग शाकाहारी लोग इसका उपयोग करते हैं, ऐसे लोग जो दूध नहीं पीते हैं, वो इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है दालों को अंकुरित करके, जैसे चना को, मूंग को, इन सबको अंकुरा के खाना हमारे यहाँ ट्रेंड है, हम लोग खाते हैं। उनका पोषण मान इससे बढ़ा रहता है, उनके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, वो खुद को चुस्त और दुरुस्त महसूस करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि शाकाहारी आहार में सोयाबीन, मूंगफली, मेवे और अन्य किस्म के प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें शाकाहारी व्यक्ति सोया दूध और पीनट मक्खन, ये पीनट बटर भी कहते हैं, इन सभी चीजों के माध्यम से अधिक मात्रा में प्रोटीन वगैरह चीजों अपने शरीर में ले सकती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है शाकाहारी आहार में पशुजन्य प्रोटीन में क्या आता है, दूध एवं दही आता है, जो पशुओं से प्राप्त होता है, और सब चीजें तो मैंने आपको बताया जो जंतुओं से प्राप्त होता है, लेकिन अगर पादप से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे अगर जंतु की बात की जाए तो दूध और दही एक ऐसा चीज है जो जंतु से प्राप्त होता है और शाकाहारी लोग इसका सेवन करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है शाकाहारी आहार में प्रोटीन भिन्न भिन्न स्रोतों के मेल जोल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि दालों को मिलाकर, कई सारे दालों को मिलाकर खाने से भी प्रोटीन हमें प्राप्त होता है, और बहुत प्रकार की दालों को या फिर अलग अलग अनाजों को मिलाकर पिसवाने से इससे बना हुआ रोटी जो है वो हमें कई प्रकार के पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है खमीरीकरण। देखिए आपसे यही पूछा जा सकता है कि खमीरीकरण क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझिए कि खमीरीकरण क्या है, कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसे हम बनाने से पहले ही पानी के अंदर फूलने के लिए छोड़ देते हैं, और ऐसे खाद्य पदार्थ को खमीरीकरण कहा जाता है। जिसमें आपको डोसा पता है, इडली पता है, खमीरी रोटी पता है, पाव रोटी पता है, ये सब कहीं ना कहीं खमीरीकरण के माध्यम से बनाया जाता है, मतलब इसके साथ पानी का पहले से ही मिश्रित कर दिया जाता है, ताकि और 24 घंटे 12 घंटे के बाद इससे चीजों को तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है एक समय में आहार में किसी भी एक पौष्टिक तत्व की प्रमुखता नहीं देनी चाहिए, मतलब कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दूध ही दूध पी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आयरन से बनी चीजों को ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विटामिन से बनी चीजों को ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न तरह की चीजों को भोजन के रूप में लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर में चाहिए ना, उसका बैलेंस बना रहता है, वो संतुलित रहता है। नहीं तो आपके शरीर में आयरन की अधिकता हो जाएगी और कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें खाद्य पदार्थों में ना बिल्कुल समान बैलेंस चीजों को उपयोग करना चाहिए। आ गया जो इस बार के सिलेबस में आपने जोड़ा गया है, किशोरावस्था के दौरान आहारीय शैली पैटर्न कैसा होना चाहिए। जो किशोरावस्था का आयु होता है 12 से 16 साल तक, इसमें किशोर और किशोरियों को खाने की कौन सी पैटर्न को फॉलो करना है, क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, और क्या क्या चीजें कितनी खानी चाहिए, ये आपको इसमें पढ़ना है। तो किशोरावस्था के दौरान उचित स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य वर्धक भोजन का बहुत ही महत्व होता है। किशोरों को बहुत ही अधिक जरूरी है पौष्टिक तत्वों की, क्योंकि यही शरीर के ग्रोथ का समय होता है। किशोरावस्था के दौरान किशोरों को पोषण संबंधी आवश्यकताएं एवं अन्य किसी अवस्था की आवश्यकताओं से काफी भिन्न होती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण किशोरावस्था के दौरान तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तन एवं वृद्धि होता है। अभी अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसके दौरान किशोरों के शरीर के बनावट में विकास होता है। तो ऐसे में यदि वो भोजन सही से नहीं करेंगे तो उनके शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। तो उन्हें उन सभी चीजों को संतुलित रूप से भोजन के रूप में लेना है, जिससे उनका शरीर ग्रोथ करे, उनका दिमाग ग्रोथ करे। इस दौरान क्या होता है कि भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित पोषक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार किशोरावस्था के दौरान यदि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके भावनात्मक सोच को ना दर्शाता है। इसलिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों को बनाए रखे। इस अवस्था के दौरान खान पान संबंधी अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, ताकि आप भविष्य में मोटापे, हृदय रोग, मधुमेह अर्थात शुगर, कैंसर जैसी समस्याओं से लंबे समय तक बचे रहे। किशोरावस्था के दौरान ही आपको ऐसे भोजन का उपयोग करना है जिससे आपको लंबे समय तक किसी भी प्रकार की बीमारी ना पकड़े, आपका आंख ना खराब हो, आपको मोटापा ना हो, आपको शुगर की बीमारी ना हो, कैंसर ना हो, और भी बहुत सारे रोग हैं। अधिकतर किशोरों की भोजन संबंधी आदतें इतनी खराब है, खासकर अभी के समय में आप देखोगे ना, ये 12 से 16 साल वाले जो नए जवान हो रहे हैं, उनके भोजन का स्थिति भाई बहुत खराब है। उन्हें घर का भोजन तो अच्छा लगता ही नहीं है, उन्हें पिज्जा चाहिए, उन्हें मोमोज चाहिए, उन्हें
चाउमीन चाहिए, इन सभी चीजों के अंदर वो इतने डूब चुके हैं, इतना उनको मतलब ये सारी चीजें उनको अपने अंदर समा चुका है ना कि अब उनको घर का रोटी चावल दाल तो लगता है जैसे वोमिटिंग कर देंगे। तो इनकी आदत खराब हो चुकी है किशोरों की, और खासकर शहरों में तो और ज्यादा हो गया है। अब देखिए जो दैनिक मतलब प्रतिदिन पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती है जो शरीर को, वो अधिकतर किशोरों में विटामिन ए, थायमीन, लौह तत्व, कैल्शियम को निर्धारित मात्रा में कमी पाई गई है। जितना भी इन सभी चीजों का जरूरत है अभी के समय में, जो किशोर और किशोरियों के शरीर में जरूरी है, किसका? विटामिन ए का, थायमीन का, लौह तत्व का, कैल्शियम का। तो जांच किया गया किशोरों को तो ये सब चीज है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है। इसका कारण है क्योंकि उनका भोजन सही नहीं है, वो भोजन सही तरीके से नहीं करते हैं। और उनमें क्या पाया गया? उनमें फैट पाया गया, चर्बीदार हो गए ये किशोर और किशोरियां, मोटे हो गए हैं। शर्करा, चीनी भरपूर मात्रा में पाया गया है, प्रोटीन और सोडियम की अधिकता पाई गई है। मतलब कि सभी तत्व जो हैं उनके शरीर के अंदर सही तरीके से नहीं है। किशोरावस्था के दौरान किशोरों में स्वतंत्रता की चाह इतनी अधिक हो जाती है, इस दौरान बच्चे अपने आप को इतना फ्री महसूस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके ऊपर पेरेंट्स का दबाव ना हो, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती, उनको जो मन हो वही करें। तो वो इतनी स्वतंत्रता की चाह रखते हैं ना कि वो स्वयं पर और नियंत्रण बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई उनको कह दे कि ये नहीं खाना है तो वो गुस्सा हो जाएंगे, यहाँ नहीं जाना है तब भी गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना है तब भी गुस्से हो जाएंगे। तो स्वतंत्रता की यही चाह उनको भोजन संबंधी आदतों में भी झलकती है। वो भोजन को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वो जो उनको पसंद है, उनको अगर कुछ और पसंद है, जैसे कि उनको चाउमीन पसंद है तो चाउमीन खाएंगे, उनको मोमोज पसंद है तो मोमोज खाएंगे, उनको पिज्जा पसंद है तो पिज्जा खाएंगे। इसलिए आज अगर आप शाम में दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े शहरों में जाए तो आपको इन सभी दुकानों पे लड़कियों की इतनी भीड़ और स्कूटी दिखेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, उनको पिज्जा शाम को चाहिए चाहिए। तो ये आदत बिगड़ रहा है। किशोरावस्था शारीरिक रूप से अधिक क्रियाशील रहने की अवस्था है, मतलब कि शरीर को बहुत ज्यादा क्रिया इसमें करना होता है। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किशोरों को अच्छे भोजन की आवश्यकता होगी, जिसमें उनको क्या चाहिए? अधिक ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे भोजन उनको करना है जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा हो, अधिक मात्रा में पोषण हो। इसके बावजूद मतलब अधिकतर जो किशोर होते हैं, ज्यादातर जो इस उम्र के लोग होते हैं 12 से 16 साल के, उन्हें ऐसे आहारों का चयन करते हैं जिसमें अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक वसा, शर्करा होती है। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें खनिज लवण बहुत ही कम मात्रा में होता है, वो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। मतलब कि ऐसे भोजन वो आजकल करना पसंद करते हैं जिसमें खनिज लवण ना हो, चीनी हो, ऊर्जा हो, फैट हो, ऐसे चीजों का वो अधिक से अधिक सेवन करते हैं। जैसे कि पिज्जा ही खा रहे हैं तो पिज्जा में कहेंगे मुझे मुझे एक्स्ट्रा चीज पिज्जा चाहिए। अब चीज में वो भरपूर मात्रा में वो सारी चीजें हैं, चीनी भी है, फैट भी है, एनर्जी भी है, लेकिन उसमें खनिज लवण की है ही नहीं, मतलब गायब है। इस तरह से आपने देखा क्लास 11 होम साइंस चैप्टर 3 के पार्ट 3 यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। चैप्टर का नाम था भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य। पार्ट 1 2 ऑलरेडी कंप्लीट था, ये पार्ट 3 है हमारा। इसके बाद पार्ट 4 और लास्ट पार्ट 4 ही हुआ, इसका इंतजार आपको कल तक करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को